दोस्तों, क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों के काले अध्याय को एक्सपोज कर दिया है? हाँ, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तब से इसका बचाव करते हुए लगातार एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि ये भारत पर हमला है। आपको याद होगा कि जैसे ही ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी ने सीधे तौर पर कहा था कि ये भारत पर हमला है, लेकिन इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने जो कहा था कि दरअसल भारत के राष्ट्रवाद और तिरंगे को लपेट करके बहुत सुनियोजित ढंग से भारत को लूटा जा रहा है। और ये लूटना किसके हाथ में है? अडानी के हाथ में। ये सवाल राहुल गांधी लगातार पूछते आ रहे हैं कि वो कौन से कारण हैं कि जब 2014 में एक अरबपति दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 6 से 9वें स्थान पर था और वो 2022 तक आते आते दुनिया का दूसरा सबसे मालदार सेठ कैसे बन जाता है। इस सवाल का जवाब लगातार राहुल गांधी मांग रहे थे, लेकिन इस सवाल का जवाब भारत में तो नहीं मिला। और इसलिए नहीं मिला कि अगर पिछले 9 साल को देखें तो आपने न तो कैग की किसी रिपोर्ट को सुना होगा कि जिस पर चर्चा हुई हो मीडिया में, और न ही दूसरी तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आपने सुना होगा कि उन्होंने सरकार को लेकर के कोई टिप्पणी की है। बल्कि सच्चाई ये है कि इस समय जो भारत का मीडिया है वो गोदी मीडिया बना हुआ है, उसको अपने काबू में मोदी सरकार ने कर लिया है। और साथ ही साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी काबू में लगभग हो चुकी हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा सा तेज नजर आता है, तो उस पर संघ ने जिस तरह से प्रहार किया है और कहा है कि दोषद्रोही इसको टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे मतलब है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और संघ के लिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर रहा है। और जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उसने कहा भी है कि जो भी जांच होगी, उस जांच करने वालों की जो लिस्ट आएगी वो जरूरी नहीं है कि वही रहें, बल्कि ये जांच करने वाले हम नियुक्त करेंगे। तो इसके बाद जो मोदी और अडानी के जो गठजोड़ है, जो उनके जीवन का काला अध्याय है, वो एक्सपोज हो सकता है। इस तरह की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अडानी 609वें स्थान से 2022 में कैसे वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए, और क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी ने अडानी को इतनी महत्ता दी। दरअसल 2002 में जिस समय गोधरा में एक ट्रेन जली थी और उसमें 59 जो तीर्थयात्री थे वो जल करके मर गए थे, उसके आरोप में सुनियोजित तरीके से जो गुजरात में दंगे हुए, उन दंगों में तकरीबन 2000 लोग मारे गए और न जाने कितने घर उजड़ गए। उसके बाद जो सीआईआई है उसने बहुत नाराज़गी जाहिर की थी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसने मोदी सरकार के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की थी। उसके बाद ही अडानी साहब सामने आते हैं और उन्होंने गुजराती कारोबारियों का एक ग्रुप बनाया, रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात, और वहीं से शुरू होती है मोदी और अडानी की यात्रा और वो बनता हुआ काला अध्याय। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात होता है और ये गुजरात का मॉडल पेश किया जाता है, जिसमें वो तमाम स्विट्जरलैंड से लेकर के पश्चिमी दुनिया की तमाम सड़कें और तमाम और चमकदार चीज़ें दिखाई जाती हैं और उसे गुजराती मॉडल के रूप में पेश किया जाता है। जबकि हकीकत तो हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखी है कि जहाँ गाँव में आज भी बिजली नहीं है, वहाँ शौचालय अभी नहीं है, लेकिन मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हमने 100% गाँव में शौचालय पहुँचा दिया है। बहरहाल, अब आते हैं अडानी कैसे मोदी जी के साथ समानांतर गतिशील रहते हैं, कैसे उनकी संपत्ति बढ़ती है। ये गुजरात मॉडल जो हिंदू हृदय सम्राट बने नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ता है और यहीं से कारपोरेट हिंदुत्व की यात्रा शुरू होती है गुजराती मॉडल के जरिए। और आगे चल करके 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जिस हवाई जहाज से आए थे उसमें स्पष्ट शब्दों से अडानी लिखा हुआ था। अडानी के वो निजी विमान में चल करके शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे और उसके बाद आप देखिए अडानी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। जब कोरोना काल था जिसमें करोड़ों लोग गरीब हो गए, उस समय भी अडानी की संपत्ति सैकड़ों डॉलर बढ़ गई। आप अगर एक आंकड़ा देखें तो 9 बरस में अडानी की संपत्ति 8 अरब डॉलर से बढ़ करके 137 अरब डॉलर हो गई। केवल 2022 में
ये संपत्ति 72 अरब डॉलर बढ़ी है। आप समझ सकते हैं 72 अरब डॉलर अडानी ने केवल 2022 में बनाए हैं। इसके अलावा अडानी के पास भारत का बहुत सारा संसाधन, प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन उनके पास है। मसलन अभी उनके पास 1 दर्जन व्यापारिक बंदरगाह हैं जहां से 30% माल की आवाजाही होती है। अभी अडानी के पास 7 हवाई अड्डे हैं जहां 23% हवाई मुसाफिर आते जाते हैं। इसके अलावा जो अनाज के भंडारण हैं वो 30% अनाज के गोदामों पर अडानी का कब्जा है। इसी तरह से निजी क्षेत्र में जो बिजली पैदा करने वाले बड़े संयंत्र हैं उसमें से बड़े हिस्से के मालिक अडानी हैं। लेकिन आज के हालात ये हैं कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और साथ ही साथ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, उसके बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इसीलिए स्मृति ईरानी से लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भारत पर हमला है, ये नरेंद्र मोदी पर हमला है और इसका जवाब जनता को देना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं या जो एक्सपोज किया है बीबीसी ने कि बहुत सुनियोजित तरीके से वो दंगे हुए और इस दंगों में मौन सहमति उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का आरोप है। बजाय इसके जवाब के, हिंडनबर्ग के आरोपों के जवाब के, बताया ये जा रहा है कि जनता को इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि ये पश्चिमी दुनिया का, उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का भारत पर हमला हो रहा है। और ये भी हो रहा है कि उसे राष्ट्रवाद के नज़रिए से और उसको खारिज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बात यह है कि जो गोदी मीडिया है वो मोदी जी के काबू में है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मोदी जी के काबू में हैं, लेकिन जो वैश्विक मीडिया है वो उनके काबू में नहीं है। इसलिए द इकोनॉमिस्ट ने जो स्टोरी की है उसमें अडानी की नाक कटी हुई है। ऐसे ही तमाम जो इकोनॉमिक पत्रिकाएं हैं उसमें स्टोरीज हुई हैं जिसमें अडानी और नरेंद्र मोदी के गठजोड़ के उस पूरे काले अध्याय को दिखाया गया है और ये कहा गया है कि बहुत सुनियोजित तरीके से नरेंद्र मोदी के पैरेलल एक समानांतर अडानी की पूरी यात्रा चल रही है जिसमें देश के संसाधनों को राष्ट्रवाद के आवरण में लूटा जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियां हैं उसमें से 7 ऐसी कंपनियां हैं जिनके वास्तविक मूल्य से 85% मूल्य अधिक दिखाया गया है। और इन कंपनियों में किसका पैसा लगा हुआ है? बहुत कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का पैसा है, लेकिन SBI और LIC माने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जीवन बीमा निगम का भी इसमें पैसा लगा हुआ है, जो इस देश के गरीब और मिडिल क्लास के लोगों का पैसा है। लेकिन जैसे ही अडानी के शेयर गिरे हैं, जाहिर तौर पर भारत के लोगों के जो शेयर है उसमें जो कमी आई है उसका असर निश्चित रूप से उन पर होगा और जिन्होंने पैसा LIC में और SBI में लगाया है उन पर भी इसका गलत असर होगा। लेकिन इससे भी बढ़कर के जिस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, दरअसल इसमें एक मौके को भी तलाशा जा रहा है कि इस देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का और असमानता का और जातिगत उत्पीड़न का, महिलाओं के साथ अभद्रता का, ये जो उत्पीड़न के सवाल हैं, ये जो महंगाई और बेरोजगारी के सवाल हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए हिंडनबर्ग और BBC को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तौर पर करार दिया जा रहा है। दरअसल ये तिरंगे की आड़ में और जो पूरा राष्ट्रवाद है उसकी आड़ में बचाव किया जा रहा है और विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये एक गठजोड़ है और इस गठजोड़ का काला अध्याय दिखाई पड़ रहा है कि अडानी की संपत्ति समानांतर किस तरह से बढ़ती है और इसी बीच में इस देश के 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। सरकार ही दावा करती है कि वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ क्या वो अनाज खाएगी? उसके बच्चों की शिक्षा का सवाल, उसके परिवार के स्वास्थ्य का सवाल और उसकी नौकरियों के सवाल और जो बेरोजगारी का बोझ है और जो महंगाई का बोझ है, ये सवाल कहाँ जाएंगे? तो अब जो लड़ाई है ज़मीन पर वो सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी की लड़ाई बन गई है। लेकिन मोदी सरकार ध्यान भटकाने के लिए हिंडनबर्ग और BBC को अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तौर पर
पेश कर रही है और लोगों से कह रही है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन मैडम स्मृति ईरानी, जवाब तो सरकार को देना चाहिए। जनता पूछ रही है कि इसमें काला कितना है और सफ़ेद कितना है। अडानी साहब की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई और इस देश में इसी बीच में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया।